हेलो दोस्तों, हिटर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं इस क्लास में कि हिंदी वर्णमाला क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। तो भाषा क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। जो ध्वनि जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो टोटल मिला के ये 52 वर्ण हो जाते हैं लेखन के आधार पर। और जब प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है आपका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो हम सबसे पहले स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये कौन से होते हैं? उच्चारण के आधार पर ये 10 होते हैं, जिसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऐ, उ, औ, ये 10 होते हैं। लेखन के आधार पर कितने हैं? तो लेखन के आधार पर आपके हो जाएंगे ये 13। इसमें से आपके 2 ये हो गए, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, इसमें एक आपका री जुड़ जाता है और लास्ट में अंग और आहा, ये दोनों आपके जो वर्ण हैं ये जुड़ जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं जानते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो उसमें जो बहुत थोड़ा समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, ये तीनों जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और अगला है आपका दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। जो छोटी और छोटाऊ ऊ से बोलने में अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, जैसे बोल के देखिए आ, ज़्यादा समय लग रहा है तो ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर हैं। लुप्त स्वर क्या किसे कहते हैं? लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। जैसे राम, तो रा और माँ के बीच में जो अ निकल रही है आवाज, जो ध्वनि निकल रही है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, श्याम, ऐसे। अगला देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगला है आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो इसमें पहले आ जाता है अग्र स्वर। अब अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जिह्वा के आधार पे होंगे सारे, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी, ऐ, ये सारे आपके अग्र स्वर हो जाते हैं। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जिह्वा के आधार पर मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। ये सिर्फ आपका एक ही है, छोटा आ। अब अगला है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ये कितने हैं आपके? ये हैं आपके 6। बड़ा, उ, बड़ाऊ, ओ, औ और आ, ये आपका अंग्रेजी वर्ण है। फिर तीसरा आ जाता है स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा है आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जो हमारा मुख है, जब मुख का द्वार खुलता है तो उसके आधार पर कौन से स्वर हैं? तो ये आपके पहले हो जाते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, जब पूरा मुख खुलता है तब हम उसे कहते हैं विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, आओ और औ, इन सभी को जो बोलने में मुख का द्वार है आधा ही खुलता है, इसलिए अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अगला है अर्ध संवृत स्वर। ये कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और उ। अगला आ जाता है आपका संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, लगभग बंद ही रहता है, जैसे छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, इन सभी को जो है हम संवृत स्वर कहते हैं। अगला स्वरों का वर्गीकरण रहेगा आपका होठों की स्थिति के आधार पर। इसमें अवृतमुखी, जैसे अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, इन सभी को बोलने में हमारा जो मुख होता है, होठें होती हैं, वो गोलाकार नहीं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं अवृतमुखी। और जिनमें हमारी ओठें, हमारा मुख जो है वृत्ताकार हो जाए यानी कि गोलाकार हो जाए, उसे हम व्रतमुखी कहते हैं। ये कौन से हैं? छोटाऊ, बड़ाऊ, ऊ, आओ और आ, ये सभी आपके व्रतमुखी स्वर हो जाएंगे। अगला है हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर। इसमें हो जाएगा निर्नुनासिक यानी कि मौखिक स्वर। अब ये कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जिन स्वरों को बोलने में हवा केवल मुख से निकलती है, उन्हें हम मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी आदि। नुनासिक स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे ये 3 दिए गए हैं स्वर। तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जितने भी स्वर हैं ये सभी सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब आज बात करते हैं व्यंजन की। हमारे जो वर्ण हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका स्वर हो गया, दूसरा हो गया व्यंजन। अब व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ़ को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें आपके आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। पहले आपके आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान यानी विशेष, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ का स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अभी हम पीछे आपको इस मैप के अनुसार इन सभी व्यंजनों के बारे में स्पर्श करते हुए बता दिया। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, जैसे आपके ये वर्ग के अनुसार हो जाएंगे। या कौन सा है? तालव्य रा व तर्स्य, ला व तर्स्य,
उच्चारण स्थान का इनका क्या है, या का तालु, रा का दंतमूल यानी कि मसूड़ा से, ला दंतमूल मसूड़ा से, और वा दंतोष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ। ये सारे आपके सघोष हैं और प्लस अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब इनको बोलने में कम समय लगता है। जो आपके वर्ण जो आपके व्यंजन हैं उनको बोलने में जो थोड़ा समय लगता है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और ये सभी जो है सघोष हैं प्लस अल्प प्राण भी हैं। ऊष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी कि रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, वो सभी ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसमें कौन से हैं आपके, पहला हो गया सा, फिर ये शा, हा, ये चारों आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। और सा आपका तालव्य है स्पर्श के आधार पर, और शा ये मूर्धन्य है, और ये वत्स्य है। और इनके उच्चारण स्थान ताल, मूर्धा, दंतमूल, और हा जो है ये स्वरयंत्र कंठ के भीतर स्थित सघोष प्लस महाप्राण है। और ये जो हैं तीन आपके ये अघोष हैं और महाप्राण है। ठीक है, घोष, अघोष, सघोष और महाप्राण अल्प प्राण पर अलग से वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।